अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीडियो हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं। CS 402 के लेक्चर नंबर 23 से 45 तक ये आपकी फ़ाइनल की प्रिपरेशन के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इसमें मैंने ओवरऑल 23 से लेके 45 तक जितने भी लेक्चर्स थे उनमें से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स मुझे मिले हैं वो ये 9 टॉपिक्स थे। तो 9 टॉपिक्स को मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये 9 टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लें, इनके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लें, तो आपका 90% इंशाल्लाह ताला जो पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपके अगर आप तो कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे तो आपके जो MCQs हैं वो भी इसी में से हल हो जाएंगे, और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जितने हैं वो भी सारे के सारे इसी में आ जाएंगे। तो आप सबसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, फुल देखिए, तो आपकी एक ही वीडियो में पूरे के पूरे CS 402 के पेपर की जो है वो प्रिपरेशन हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे चैनल से ये वीडियोस जो हैं वो जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स फाइनल एग्ज़ाम के लिए, उनमें सबसे पहले तो है रेगुलर एंड नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस, उसके बाद पंपिंग लेमा, थर्ड पे है CFG मीन्स के कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, उसके बाद डिसाइडेबिलिटी, और उसके बाद है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म CNF, उसके बाद न्यू फॉर्म ऑफ FA, उसके आगे है पुश डाउन ऑटोमेटा जिसे हम PDA भी कहते हैं, नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और ट्यूरिंग मशीन जो हमने 45 लेक्चर में पढ़ी। तो ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपने इनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बड़े ध्यान से समझने हैं। तो एक एक करके हम अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो रेगुलर लैंग्वेज को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है। जब आपको एक्सप्रेशन का पता चलेगा तो ही आप लैंग्वेज की तरफ जा सकेंगे। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स एंड कैरेक्टर्स, आपके जो सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स हैं और करैक्टर्स हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी स्ट्रिंग को एक्सप्रेस करवाते हैं। करैक्टर्स एक्सप्रेसिंग अ स्ट्रिंग और पैटर्न टू बी सर्च्ड फॉर विद इन अ लॉन्गर पीस ऑफ टेक्स्ट। आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा लंबा टेक्स्ट दिया गया है, आपने उसको किसी भी लैंग्वेज में किसी भी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। करैक्टर्स और सिंबल को आपने एक पैटर्न के साथ उन स्ट्रिंग्स को एक्सप्रेस करवाना है, तो ये आपकी हो जाएगी रेगुलर एक्सप्रेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रेगुलर लैंग्वेज। अब लैंग्वेज की बड़ी है, पहले एक्सप्रेशन थी। एक्सप्रेशंस जो होती हैं वो स्ट्रिंग से मिलके बनती हैं, ये आप थोड़ा ध्यान से समझिए, ये MCQs में आ सकते हैं। स्ट्रिंग्स जो हैं वो कंबाइन हो के एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, और एक्सप्रेशंस जो हैं वो ज़्यादा हो तो मिल के एक लैंग्वेज बनाती हैं। तो लैंग्वेज क्या है? अ रेगुलर लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड with a regular expression or finite automata or state machine। ये जो हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज है ये रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए एक्सप्रेस होती है। ऐसी लैंग्वेज जो कि सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स या करैक्टर्स के साथ एक्सप्रेस कर दी जाए वो होती है रेगुलर एक्सप्रेशन। और ऐसी लैंग्वेज जिसमें रेगुलर एक्सप्रेशंस आ जाएं वो या तो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है या रेगुलर लैंग्वेज होती है। इसकी हमें नीचे एग्जांपल भी दी गई है। ये देखिए, लैंग्वेज में हमें BB, ABB, AABB और AABB दिया गया है। तो अगर आप गौर करें तो इन सारी की सारी वैल्यूज़ में हमारे पास जो BB है वो हर एक जगह पे कांस्टेंट आ रहा है। तो इसमें हमारी जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी
वो बनेगी ए स्टार डबल बी। ए स्टार का मतलब ये है कि ए हमारे पास वेरिएबल है, इसकी वैल्यू जो है वो बार बार चेंज होती जाएगी, और जो डबल बी है वो हमारे पास कांस्टेंट है, इसलिए इसके ऊपर स्टार नहीं आएगा। ये आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन जो हैं ये पेपर में लाजमी आएंगी, तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट आप लाजमी समझिए कि जिस पे स्टार होगा, जिस भी वेरिएबल पे स्टार होगा वो हमारा जो करैक्टर है वो वेरिएबल होगा, और जिस पे स्टार नहीं होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। और अगर तो किसी पे भी स्टार नहीं है तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो नहीं बन सकती है, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेजेस में सिर्फ़ और सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशंस ही इस्तेमाल होती हैं, और अगर ये जिस भी लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बनेगी तो हम समझ जाएंगे कि ये जो लैंग्वेज है ये नॉन रेगुलर है। अब यहाँ पे ए के ऊपर स्टार आ रहा है और जो डबल पी है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन है जो एक्सप्रेस कर रही है एक रेगुलर लैंग्वेज को। उसके बाद हमारे पास है नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। अ लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी डिफाइंड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज और एन इर्रेगुलर लैंग्वेज। एक ऐसी लैंग्वेज के जिसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए एक्सप्रेस नहीं करवा सकते उसे हम नॉन रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं। ये हमने पीछे भी पढ़ा है। और नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को इर्रेगुलर लैंग्वेज भी कहते हैं। इसकी ये नीचे एग्जांपल है लैम्डा, ए बी, डबल ए डबल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस भी लैंग्वेज में लैम्डा स्टार्ट पे आ जाएगा वो हमेशा जो है वो इर्रेगुलर या नॉन रेगुलर लैंग्वेज होगी। दूसरी निशानी आपको ये बताऊं कि ये देखें जो भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास ए बी, डबल ए डबल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, इनमें जो दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास इनमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब कि हर वैल्यू पे इनकी जो क्वांटिटी है वो चेंज होती जा रही है। सबसे पहले ए एक बार और बी एक बार है, अगली वैल्यू पे ए दो बार और बी भी दो बार है, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो हमारी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अगर तो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमारी जो लैंग्वेज है वो नॉन रेगुलर या इर्रेगुलर कहलाएगी। उसके बाद है कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट आपने मैथ में भी देखा होगा, हर जगह पे रेसिप्रोकल को ही कहते हैं। अ रेसिप्रोकल ऑफ एनी सेट ऑफ नंबर ऑड नंबर इज़ कॉल्ड कम्प्लीमेंट। कि किसी भी चीज़ का उलट कर देना, अगर प्लस है तो माइनस कर दो, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दो, इस चीज़ को हम रेसिप्रोकल कहते हैं और ये कम्प्लीमेंट है। इट इज़ डिनोटेड बाय ए डैश और ए स्मॉल सी। ये दो चीज़ें हैं, ये MCQs में आ सकती हैं कि ये दो जो ऊपर निशानी है कि ये छोटा सी है और एक ये जो डैश है ए के ऊपर, ये दोनों की दोनों जो हैं वो कम्प्लीमेंट को शो करती हैं। उसके बाद हमारे पास है पंपिंग लेमा। अ पंपिंग लेमा इज़ अ प्रोसेस यूज्ड टू चेक द गिवन एक्सप्रेशन इज़ रेगुलर और नॉट। कि ये पंपिंग लेमा हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम दी गई लैंग्वेजेस को चेक करते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशंस जो है वो गिवन होती हैं और हमें ये क्वेश्चन दे दिया जाता है कि इसे पंपिंग लेमा के ज़रिए प्रूफ कीजिए कि ये जो एक्सप्रेशन है वो रेगुलर है या नहीं, ये जो एक्सप्रेशन है वो रेगुलर लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर सकती है या नहीं। तो इस प्रोसेस को हम पंपिंग लेमा कहते हैं। इसमें हमारे पास ये सबसे पहले देखें, एक लैंग्वेज दी गई है। सबसे पहले an b की पावर n n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और n की जो वैल्यू हमें दी गई है वो है 1 2 3। तो सबसे पहले तो हम n की वैल्यू एक एक करके अपने पास से कोई भी फ़र्ज़ करेंगे। तो n की वैल्यू अगर 1 लें तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है वो a भी आएगी। अगर हम इसकी वैल्यू 2 लें तो a की वैल्यू, ये जो वैल्यू हमारे पास लैंग्वेज की आएगी वो डबल ए डबल बी आएगी। ऐसे ही अगर हम n की वैल्यू 3 लें तो ये हमारे पास ट्रिपल ए ट्रिपल बी आएगा, मतलब कि हमारे पास कुछ भी कांस्टेंट नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है, हर जगह पे
ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती जा रही हैं। तो सबसे पहली तो हमें निशानी यहाँ पे यही मिल गई कि इसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, तो इसकी हम जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो नहीं जनरेट कर सकते। तो जिसकी रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट नहीं हो सकती वो हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज नहीं हो सकती। तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन या लैंग्वेज हमें दी गई है ये वाली नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। ये आगे हमने लिखा भी है कि इफ़ द नंबर ऑफ एज एंड बीज आर इक्वल देन एक्सप्रेशन इज़ नॉट रेगुलर, कि हमारे पास ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं वो एक जैसी नहीं आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस लैंग्वेज में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। तो हमारी ये जो एक्सप्रेशन है, ये लैंग्वेज है, ये नॉन रेगुलर या इर्रेगुलर लैंग्वेज होगी। उसके बाद हम इसे प्रूफ करेंगे पंपिंग लेमा के ज़रिए। ये पीछे हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है, इसलिए यहाँ पे अब मैं थोड़ा जल्दी से निकल जाऊँगा। कि सबसे पहले तो है देयर आर 3 कंडीशंस। इसमें पंपिंग लेमा में हमें 3 कंडीशंस दी गई हैं जिनके ज़रिए हमने किसी भी लैंग्वेज को, किसी वैल्यू को चेक करना है कि ये जो हमें लैंग्वेज दी गई है या एक्सप्रेशन दी गई है ये रेगुलर है या नहीं। तो सबसे पहले करना क्या है कि सपोज़ W = AA आपने करना ये है कि ये जो लैंग्वेज हमें दी गई है इसमें से कोई भी वैल्यू हमने चूज़ कर लेनी है। तो मैंने ये सेकंड वाली वैल्यू को चूज़ किया है। तो उसके बाद करना क्या है, डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स लाइक x, y, z। तो x को मैंने a के इक्वल रखा, y को मैंने a b के इक्वल रखा और z को मैंने b के इक्वल रखा। तो ये जो हमारी वैल्यू है इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो ये हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने करना क्या है कि सबसे पहले तो केस 1 है कि x, y < n। n हमारे पास थे 4 नंबर्स के AA, ये 4 नंबर्स हैं, तो n 4 के इक्वल है। तो x में हमारे पास सिर्फ a है, y में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ b है, तो n = 4 है। तो यहाँ पे जो AA आएगा xy की वैल्यू, तो ये 3 बनती है और जो 4 है वो 3 से बड़ा है। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है। पंपिंग लेमा में होगा ये कि अगर तो तीनों की तीनों कंडीशंस जो हैं वो हमारी ट्रू होंगी तो ही कोई एक्सप्रेशन हम बता सकेंगे कि ये रेगुलर है या नहीं। लेकिन अगर एक भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो हम समझेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है या ये जो लैंग्वेज है ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। इसके बाद हमारे पास केस 2 है कि y > 1। y की जो हमने वैल्यू रखी थी वो a b थी। तो a b ये 2 करैक्टर हैं, 2 करैक्टर जो हैं वो 1 से ग्रेटर देन है। तो ये भी हमारी कंडीशन जो है ये ट्रू है। उसके बाद चलते हैं केस 3 की तरफ। केस 3 थोड़ा सा आपने गौर से समझना है कि ये जो हमने x, y, z सपोज किया था w के, अब इनमें से जो सेकंड पे वैल्यू होगी उसके या सेंटर में कह लें कि सेंटर में जो वैल्यू होगी उसकी हमने कोई भी पावर अपने पास से सपोज कर देनी है। मैंने यहाँ पे i लिखा है, ये ज़रूरी नहीं कि i ही लिखें, कुछ और भी लिख सकते हैं। तो इसकी आपने कोई भी वैल्यू सपोज कर लेनी है। यहाँ पे मैंने 2 सपोज किया है। तो अब इसकी जो हमारे पास लैंग्वेज बनेगी वो बनेगी, सबसे पहले तो x की वैल्यू एज इट इज़ आएगी। उसके बाद y की जो वैल्यू है वो 2 बार लिखी जाएगी। y की वैल्यू a b थी, तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, पावर 2 है, तो इसके लिए जो वैल्यू है वो 2 बार आएगी। a के बाद a b 2 बार आया है। उसके बाद z की वैल्यू जो b है वो 1 बार आई है। तो अब ये जो हमारे पास स्ट्रिंग बन गई है, ये देखेंगे नीचे जो हमारे पास लैंग्वेज दी गई है ये हमारी लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये कंडीशन भी जो है हमारी, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है। तो ये जो हमारी जो लैंग्वेज है, दिस लैंग्वेज इज़ नॉन रेगुलर लैंग्वेज। ये जो हमारी लैंग्वेज है ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो कंडीशन हमारी है ये ट्रू नहीं हुई है। तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हमारी जो
एक्सप्रेशन या लैंग्वेज होगी वो फॉल्स हो जाएगी, तो उसे हम इर्रेगुलर लैंग्वेज कहेंगे। तो इसके बाद है ग्रामर, कि ग्रामर क्या होती है। अब किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, जानने के लिए या उसे बोलने के लिए, सीखने के लिए उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें पहले जानना पड़ता है, उनके बारे में स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद हम कोई भी लैंग्वेज को बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो है अ ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स टू कंस्ट्रक्ट अ वैलिड सेंटेंस, कि जब भी हम अगर इंग्लिश ही बोलते हैं तो इंग्लिश की हमें सबसे पहले ग्रामर समझनी पड़ती है कि कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, कौन से ऑब्जेक्ट होंगे, प्लेस, मैनर, टाइम वगैरह, किस तरह से हम इसकी फ़िक्रे की पहचान करेंगे या किस तरह हम फ़िक्रे को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हमें देखनी पड़ती हैं। तो ये इनके किसी भी लैंग्वेज के सेट ऑफ रूल्स होते हैं। उसके बाद सेट ऑफ रूल्स यूज टू कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग मेक्स अ लैंग्वेज, के कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में सबसे पहले तो स्ट्रिंग्स बनती हैं। तो स्ट्रिंग्स को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसके सेट ऑफ रूल्स को जानना पड़ता है। उसके बाद स्ट्रिंग्स को मिला के हम एक एक्सप्रेशन बनाते हैं और जो एक्सप्रेशंस हैं वो फिर मिलके एक लैंग्वेज बनाती हैं। ये इंग्लिश की नीचे एक एग्जांपल दी गई है कि अगर हमने इंग्लिश का कोई भी फ़िक्रा लिखना हो तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो अगर इनमें से कोई एक भी आगे पीछे हो जाए तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेंटेंस है वो ट्रू नहीं रहेगा, मतलब कि वो फॉल्स हो जाएगा। तो ये थे इसके सेट ऑफ रूल्स। उसके बाद है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जिसे हम CFG भी बोलते हैं। तो CFG किसके इक्वल है? सबसे पहले तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है VTPS। अब ये किसके इक्वल है? सबसे पहले तो जो V है हमारे पास, V इक्वल टू सेट ऑफ फाइनाइट वेरिएबल्स। ये जो हमारे पास जितने भी कैपिटल लेटर के करैक्टर होंगे या स्ट्रिंग होंगे ये हमारे नॉन टर्मिनल्स होंगे और इन्हें हम फाइनाइट वेरिएबल्स कहेंगे। उसके बाद स्मॉल लेटर में हमारे पास जो भी स्ट्रिंग्स होंगे वो हमारे टर्मिनल्स होंगे, और टर्मिनल्स जो होते हैं वो किसी भी लाइन को, किसी लैंग्वेज को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सेट ऑफ टर्मिनल्स, उसके बाद T है सेट ऑफ टर्मिनल्स, यानी कि V इंटरसेक्शन T इक्वल टू नल, कि हमारे पास कोई भी नल वैल्यू आ जाए। तो ये हमारे सेट ऑफ टर्मिनल्स हैं। P मीन्स के प्रोडक्शन रूल्स, के जो भी किसी भी लैंग्वेज का स्ट्रिंग्स या कोई भी एक्सप्रेशन को प्रोड्यूस करने का जो रूल होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ये हमारे प्रोडक्शन रूल्स हैं। उसके बाद स्टार्ट वेरिएबल, S इज इक्वल टू स्टार्ट वेरिएबल, के हमारी जो भी लैंग्वेज होती है, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें सबसे पहले लेफ़्ट कॉर्नर पे टॉप पे जो भी पहला करैक्टर लिखा होगा वो हमारा स्टार्ट वेरिएबल होगा, स्टार्ट सिंबल होगा। उसके बाद है ट्रीज़, के ट्रीज़ क्या होती हैं? पार्सिंग बाय कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसके बाद है पार्सिंग ट्रीज़ रिप्रेजेंट द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ ए स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू सम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसके बारे में हमने पीछे भी पढ़ा है, इसलिए थोड़ा जल्दी में निकलते हैं। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है कि जो भी हमारे पास किसी भी लैंग्वेज के थ्रू कोई भी वर्ड जनरेट होता है तो उसे हमने ट्री के ज़रिए एक्सप्रेस करवाना होता है। अब ये पार्सिंग ट्री में हमारे पास एक लैंग्वेज दी गई है कि सबसे पहले S इक्वल टू AA, उसके बाद कैपिटल A जो है वो हमारे पास जनरेट कर रहा है BA को, उसके बाद जो दूसरा A है वो हमारे पास AB को जनरेट कर रहा है, क्योंकि S ने हमें 2 A दिए थे। तो पहला A जो है वो BA जनरेट करेगा और दूसरा A जो है वो AB जनरेट करेगा। उसके बाद जो कैपिटल A है वो एक टर्मिनल को जनरेट करेगा।
स्मॉल लेटर में मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास टर्मिनल्स होते हैं जो कोई भी लाइन को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो कैपिटल होते हैं वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, यानी नॉन टर्मिनल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो बी है कैपिटल वो हमें एप्सिलॉन देगा। तो इसकी हम अब ये हमारे पास जो वर्ड जनरेट हुआ है इसके ज़रिए BAAB, ये हमने एक ट्री के ज़रिए अब शो करवाना है, जनरेट करवाना है। तो ये हमारे पास एक लैंग्वेज है। सबसे पहले तो हमने S को जनरेट किया, उसके बाद S हमें दे रहा था 2A, तो ये 2A हमने ये वाले जनरेट करवा दिए। पहला A हमारे पास BA को प्रोड्यूस कर रहा था, तो ये हमने BA प्रोड्यूस करवा लिया। दूसरा A हमारे पास जो था वो AB को जनरेट कर रहा है, तो ये हमने A और B को भी जनरेट करवा लिया। अब B जो है वो तो एप्सिलॉन की तरफ जा रहा है, और एप्सिलॉन हम ट्री में लगा नहीं सकते, मतलब कि यहाँ पे ही ब्रेक हो जाएगा। और ये जो A है स्मॉल में, ये हमारे पास कैपिटल A जो है वो स्मॉल A को, यानी एक टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हमारे पास जो कैपिटल A है इसे हम स्मॉल a को प्रोड्यूस करवाएंगे दोनों तरफ। तो ये हमारे पास जो एक वैल्यू जनरेट हुई है वो है BAAB। ये हमारे पास 4 करैक्टर की जो वैल्यू थी, हमें एक लैंग्वेज की तरफ से दी गई थी प्रिंट करवाने के लिए, वो हमने एक ट्री के ज़रिए, पार्सिंग ट्री के ज़रिए जनरेट करवा ली। उसके बाद है रिकर्सिव लैंग्वेज या डिसाइडेबिलिटी भी इसे कहते हैं। तो ये भी MCQ में आ सकता है। रिकर्सिव लैंग्वेज और डिसाइडेबिलिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, ये एक ही चीज़ है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ लैंग्वेज इज सेड टू बी रिकर्सिव लैंग्वेज इफ़ देयर एग्जिस्ट अ TM होता है ट्यूरिंग मशीन, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दैट एक्सेप्ट्स ऑल द स्ट्रिंग्स इन L एंड रिजेक्ट ऑल द स्ट्रिंग्स दैट नॉट एग्जिस्ट इन L होती है एक लैंग्वेज। तो सबसे पहले तो ये रिकर्सिव लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एक ट्यूरिंग मशीन होती है जो कि करती क्या है कि जो भी हमारे पास लैंग्वेज दी जाती है उसमें जो भी स्ट्रिंग्स होते हैं उनको चेक करती है। अगर वो स्ट्रिंग्स जो हैं वो हमारी लैंग्वेज के रिलेटेड हैं तो उनको ये एक्सेप्ट कर लेगी। अगर वो स्ट्रिंग्स जो हैं वो हम लैंग्वेज के रिलेटेड नहीं हैं तो उन्हें ये रिजेक्ट कर देगी। बट मे और मे नॉट होल्ड ऑल द स्ट्रिंग्स विच आर नॉट इन L। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो लैंग्वेजेस, ये जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो लैंग्वेज का हिस्सा ना हो तो ये उसे भी कभी कभी एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन ज़्यादातर इसका कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो हमारी स्ट्रिंग्स जो लैंग्वेज के रिलेटेड हैं सिर्फ उन्हें ही एक्सेप्ट करती है, दूसरे को रिजेक्ट कर देती है। Decidability. A language L is said to be decidable if it is recursive. A recursive language ही decidability है। All the decidability languages are called recursive languages। के जितनी भी recursive language हैं वही decidability भी कहलाएंगी। तो मतलब एक ही हुआ कि इनमें एक ट्यूरिंग मशीन होती है जो कि स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती है। उसके बाद ये कुछ इसकी शर्तें हैं। सबसे पहले तो मेंबरशिप ऑफ ए लैंग्वेज के जो हमें स्ट्रिंग दी जा रही है वो लैंग्वेज का मेंबर है या नहीं। उसके बाद फाइनाइट क्लासेस हैं कि हमें जो लैंग्वेज दी गई है उसमें फाइनाइट क्लासेस जो हैं वो जनरेट होंगी या नहीं। उसके बाद एम्प्टी लैंग्वेज है कि जो हमें लैंग्वेज दी गई है वो उसमें कोई स्ट्रिंग्स हैं भी या नहीं, कहीं एम्प्टी तो नहीं है। उसके बाद इक्वालिटी प्रॉब्लम्स, ये मैं जल्दी से इसलिए चलता जा रहा हूँ कि ये आपने सबसे पीछे सारे लेक्चर्स में आपने पढ़ा है। अगर नहीं तो आप जाके दोबारा वो लेक्चर्स ले सकते हैं, लेकिन इससे भी गौर से सुनिए क्योंकि इसी में से आपका बहुत ज़्यादा पेपर जो है वो हल हो जाएगा। उसके बाद इक्वालिटी प्रॉब्लम्स हैं कि L1 इक्वल टू L2, हमारे पास जो 2 लैंग्वेजेस दी गई हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। उसके बाद है कंप्लीटनेस
कि हमारी जो भी लैंग्वेज है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट हमारे किसी भी काम नहीं आएगी, तो जो कंप्लीट लैंग्वेजेस होंगी वही हमारी रेगुलर लैंग्वेजेस कहलाएंगी। तो उसके बाद L1 इंटरसेक्शन L2 है कि अगर इनको इंटरसेक्शन लिया जाए तो ये हमारे पास नल आएगी। और सबसेट प्रॉब्लम्स ये हैं कि जो भी हमें स्ट्रिंग्स दी जा रही होगी उसे ट्यूरिंग मशीन जो है वो लैंग्वेज के साथ मैच करके देखेगी। अगर तो ये स्ट्रिंग जो है वो हमारी लैंग्वेज का सबसेट होगी तो ही ट्यूरिंग मशीन इसे एक्सेप्ट करेगी, वरना इसे भी रिजेक्ट कर देगी। उसके बाद हमारे पास है CNF। CNF स्टैंड्स फॉर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। ये हमने पीछे भी पढ़ा था। CFG मीन्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जो भी अभी हम पढ़ के आए हैं। इज सेड टू बी अ CNF इज ऑल द प्रोडक्शन रूल्स सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। जो हमारी CFG है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, वही हमारी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म भी हो सकती है अगर हमारी जो CFG ग्रामर है वो कुछ रूल्स को फॉलो करे। अब वो रूल्स कौन से हैं? ये हमारे पास 3 रूल्स हैं कि सबसे पहले तो जो एक नॉन टर्मिनल है वो एक एप्सिलॉन को प्रोड्यूस करे। तो स्टार्ट सिंबल जो है वो जनरेट कर रहा है एप्सिलॉन को। तो एक तो हमारी ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है अ नॉन टर्मिनल जनरेट 2 नॉन टर्मिनल्स, कि अगर तो एक जो नॉन टर्मिनल है वो हमारे 2 नॉन टर्मिनल्स को जनरेट करेगा, एक वेरिएबल 2 वेरिएबल को जनरेट करेगा, तो ये हमारी जो है ये सेकंड कंडीशन होगी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की। तो तीसरी है कि एक नॉन टर्मिनल जो है वो टर्मिनल को जनरेट करेगा। तो अगर तो हमारी CFG इन तीनों कंडीशन को ट्रू कर देती है, अप्लाई हो जाती है, तो हमारी जो CFG है उसे हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म या CNF कह सकते हैं। अदरवाइज़ ये हमारी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म नहीं होगी। उसके बाद है न्यू फॉर्मेट ऑफ FAs। तो सबसे पहले तो ये है कि न्यू फॉर्मेट को लाने की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी। पिछला FA भी तो था जो रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता था, तो हमें न्यू फॉर्मेट की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। द मशीन दैट आर टू बी डिफाइंड आर मोर पावरफुल एंड कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ FAs विद न्यू फॉर्मेट। के सबसे पहले तो हमारे पास जो पहली लैंग्वेज थी, जो हमारे पास पहली मशीन थी, वो इतनी पावरफुल नहीं थी कि हमारे पास जो रेगुलर लैंग्वेजेस आती थी सिर्फ उनको ही एक्सेप्ट करती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस जो हैं उन्हें भी हमने एक्सेप्ट करवाना है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी कि एक मोर पावरफुल मशीन आए जो हमारी नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को भी एक्सेप्ट करेगी। इट कैन एक्सेप्ट नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस आल्सो। ये देखना हमारे पास जो मोर पावरफुल मशीन है ये हमारी नॉन रेगुलर लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट करेगी। टू डिफाइन द न्यू फॉर्मेट ऑफ एन FA फॉलोइंग आर टू बी डिफाइंड। अब आपने देखना है कि इसमें नई चेंजिंग्स क्या की गई हैं जिसकी वजह से ये न्यू फॉर्मेट इसका बना दिया गया है, इसे मोर पावरफुल बना दिया गया है कि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को भी एक्सेप्ट करने लग गई है। तो उसमें चेंजिंग्स क्या आई हैं? सबसे पहले जो चेंजिंग आई है वो है इनपुट टेप की। ये एक किस्म की मेमोरी है कि अपने अंदर डाटा को स्टोर कर सकती है, राइट कर सकती है, रीड भी कर सकती है। रीड राइट करने की एबिलिटी भी है और इसके बाद मूविंग की एबिलिटी भी है। ये आपको MCQs आ सकता है कि इसमें कौन कौन सी नई चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो रीडेबिलिटी, उसके बाद राइटेबिलिटी, उसके बाद मूवेबिलिटी। तो ये एक जगह से दूसरी जगह पर डाटा को मूव भी कर सकती है। तो द पार्ट ऑफ एन FA वेयर द इनपुट स्ट्रिंग इज़ प्लेस्ड बिफोर इट इज़ रन इट इज़ कॉल्ड इनपुट टेब। इसमें हम जितना मर्ज़ी डाटा अपनी मर्ज़ी से स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो रेगुलर लैंग्वेज का है या इर्रेगुलर लैंग्वेज का। उसके बाद है स्टार्ट स्टेट। दिस स्टेट इज़ लाइक अ इनिशियल स्टेट ऑफ एन FA। जहाँ से FA हमारा स्टार्ट होता है वो हमारी स्टार्ट स्टेट है।
उसके बाद एक्सेप्ट स्टेट, दिस स्टेट इज़ लाइक अ फाइनल स्टेट ऑफ एन एफ ए। सारी स्टेजेस के बाद स्ट्रिंग जब गुजर जाती है तो एंड पे आके जहाँ पे वो एक्सेप्ट हो जाती है उसे हम एक्सेप्ट कहते हैं। एक्सेप्ट स्टेट ये हमारी बिल्कुल एंड वाली या फाइनल स्टेट होती है। तो उसके बाद है रिजेक्ट स्टेट। अगर कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी स्ट्रिंग है, वो हमारी अव्वल तो इस इनपुट ए में सब कुछ स्टोर हो जाता है तो यहाँ पे रिजेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर फिर भी कोई हमारी स्ट्रिंग या वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है तो ये भी हमारी डेड एंड या नॉन फाइनल स्टेट कहलाएगी। उसके बाद एक नोट है, इट मे बी नोटेड दैट एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट स्टेट्स आर कॉल्ड द हार्ड स्टेट। मतलब कि जहाँ पे जाके कोई भी स्ट्रिंग रुक जाता है उसे हम हार्ड स्टेट कहते हैं। उसके बाद है रीड स्टेट। द रीड स्टेट इज़ रीड एन इनपुट लेटर एंड मूव टू सम अदर स्टेट इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय। ये एक डायग्राम दी गई है। रीड स्टेट करती क्या है कि हमारे इनपुट लेटर्स को रीड करती है, उसके बाद अगले मरहले में इसे ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये हमारी रीड स्टेट है न्यू फॉर्मेट ऑफ एफ में। ये हमारी 4-5 चीज़ें थी जो हमारे न्यू फॉर्मेट ऑफ एफ में नहीं आई थी, जिनकी वजह से हम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को भी बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट करवा सकते थे। उसके बाद है पुश डाउन ऑटोमेटा। इसे शॉर्ट में PDA भी कहा जाता है। ये पुश डाउन स्टैक है, इसके बाद पुश डाउन ऑटोमेटा भी आएगा। सबसे पहले आप पुश डाउन स्टैक के बारे में पढ़िए। पुश डाउन स्टैक इज़ अ प्लेस वेयर द इनपुट लेटर्स कैन बी प्लेस्ड अंटिल दीज लेटर्स आर रेफर्ड अगेन। इसका मतलब ये है कि कॉल होने से पहले कोई भी स्ट्रिंग्स, कोई भी लेटर्स जो है वो जहाँ पे इनपुट लेटर्स जो हैं वो स्टोर होते हैं उसे हम पुश डाउन स्टैक कहते हैं। स्टैक भी एक किस्म की मेमोरी है, ये आगे जाके हम करते हैं। इसमें पुश और पॉप के ज़रिए जो डाटा है वो एंटर किया जाता है। तो पुश मीन्स अ पुश ऑपरेटर एड्स अ न्यू लेटर एट द टॉप ऑफ द स्टैक। के पुश करने से कोई भी जो वैल्यू है वो हमारी स्टैक की टॉप ऑफ द लोकेशन जो है वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी। ये देखेंगे। और जो पॉप है, मैं पॉप आपको बता दूं कि पॉप से जो ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली जो वैल्यू होगी हमारी स्टैक की वो डिलीट हो जाएगी। ये हमारे पास एक स्टैक है, इसे हम स्टैक कहते हैं। तो इसमें हम डाटा को एंटर करवाते हैं, इसी जगह से हमने एंटर भी करवाना है और यहाँ से ही हमने इसे बाहर भी निकालना है। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ एक ही साइड से अपना डाटा जो है वो एंटर भी करवाएंगे और डिलीट भी करवाएंगे। तो इफ़ द लेटर A, B, C and D are pushed to the stack that was initially blank, the stack can be shown as। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर सबसे पहले A को पुट करवाएंगे, A सबसे नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम B को जब पुट करवाएंगे तो A नीचे जाएगा, B ऊपर आ जाएगा। उसके बाद C को हमने पुश किया तो C हमारे पास ऊपर आ गया, B जो है वो नीचे चला गया। ऐसे जैसे जैसे हम कोई भी वैल्यू स्टोर करते जाएंगे तो पहले वाली नीचे चली जाएगी और जो बाद में स्टोर करेंगे वो सबसे ऊपर आ जाएगी। तो ये देखेंगे यहाँ पे C था, हमने D को जब पुश करवाया तो ये D जो है हमारा वो सबसे ऊपर आ गया, बाकी जो सारी वैल्यूज़ हैं वो नीचे चली गई। ऐसे ही अगर हम पॉप करवाएंगे D को तो ये D यहाँ से निकल जाएगा और ये वैल्यू यहाँ पे खाली नहीं रहेगी। ये जो A, B, C हैं ये ऊपर वाली लोकेशंस में अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके बाद है पॉप एंड स्टैक। अब पॉप ऑपरेशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि ये किसी भी वैल्यू को स्टैक से निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखिए इसकी एग्जांपल कि अब हमने E को अगर यहाँ से पॉप करवाना है तो हमारे पास जब E पॉप होगा तो बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो अपनी लोकेशन छोड़ के एक एक स्टेप ऊपर मूव हो जाएंगे। तो सबसे पहले E था, अब ये दूसरी जगह पे आप देखेंगे जब E पॉप हो गया तो जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो ऊपर आ गई तो D ऊपर आ गया। उसके बाद है रेगुलर
ग्रामर, ये आपने पीछे भी पढ़ा है। ग्रामर क्या है? सेट ऑफ रूल्स टू कंस्ट्रक्ट आ स्ट्रिंग टू मेक आ लैंग्वेज। इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन हमने पढ़ी है VTPSK वे सेट ऑफ वेरिएबल्स, सेट ऑफ टर्मिनल्स, प्रोडक्शन रूल्स और स्टार्ट सिंबल्स। तो यही एक ग्रामर है कि सेट ऑफ रूल्स टू कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग मेक्स द एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेशंस आर कंबाइंड टू मेक अ लैंग्वेज। तो उसके बाद रेगुलर लैंग्वेज क्या है कि रेगुलर लैंग्वेजेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लेफ्ट लीनियर ग्रामर और राइट लीनियर ग्रामर। इसमें सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट लीनियर ग्रामर है। अ लैंग्वेज इज सेट टू बी लेफ्ट लीनियर ग्रामर इफ ऑल द प्रोडक्शन रूल्स इन द फॉर्म ऑफ A goes to BX। के अगर तो हमारे पास ये जो हमारे पास टर्मिनल है एंड पे जो प्रोड्यूस हो रहा है, अगर तो उसके बाद हमारा टर्मिनल आ रहा है वेरिएबल के बाद, तो ये हमारी होगी लेफ़्ट लीनियर ग्रामर। कि सबसे पहले A गोज़ टू एक वेरिएबल आएगा, उसके बाद हमारे पास टर्मिनल आएगा, पहले नॉन टर्मिनल फिर टर्मिनल। तो इसका मतलब ये है कि ये लेफ़्ट लीनियर ग्रामर है। और उसके बाद जो राइट लीनियर ग्रामर है, इसमें हमारे पास जब स्टार्ट सिंबल क्रिएट होगा तो ये प्रोड्यूस जो करेगा वो हमारे पास X पहले आएगा, यानी कि टर्मिनल पहले और नॉन टर्मिनल अगर बाद में आए तो ये हमारे पास राइट लीनियर ग्रामर होगी। इसे ही उलट कर लें तो आपके पास लेफ़्ट लीनियर ग्रामर बन जाएगी। तो ये हमारा आखिरी टॉपिक है ट्यूरिंग मशीन का। तो सबसे पहले तो ट्यूरिंग मशीन क्या है? अ रेगुलर एक्सप्रेशन, जो मैंने अभी आपको बताई कि अ सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स एंड करैक्टर्स जो कि मिलके एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन होती है। और फाइनाइट मशीन क्या है कि जो भी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस बनती हैं वो हमारे पास बाद में FA में या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में आके स्टोर हो जाती हैं। अब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में हमारे पास एक प्रॉब्लम थी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशंस को ही, रेगुलर लैंग्वेज को ही एक्सेप्ट करती थी। तो क्योंकि इसकी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा थोड़ी थी, तो इसके साथ हमने एक स्टैक को लगा दिया। तो स्टैक में एक ये प्रॉब्लम आई हमारे पास कि स्टैक मेमोरी तो थी, इसमें डाटा स्टोर हो जाता था जितना भी चाहो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये लाइफो मेथड को अप्लाई करता था कि जो सबसे लास्ट पे हमने डाटा एंटर किया है वो सबसे पहले निकलेगा। तो फ़र्ज़ कीजिए अगर हमने जो सबसे पहले डाटा एंटर किया था वो हमें चाहिए, तो हमने ऊपर वाली जो सारी की सारी वैल्यूज़ हैं उन्हें पॉप करना पड़ेगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूमर हो जाएगा। तो इसलिए इसको भी हटा के उसके बाद ये टेप लाई गई कि FA के साथ अगर तो हम स्टैक को एंटर करें तो हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा बनता है, और अगर हम FA के साथ प्लस करें टेप तो ये हमारे पास बन जाती है ट्यूरिंग मशीन। तो टेप में ये था कि हम जब भी चाहें अपना डाटा कहीं से भी किसी भी लोकेशन पे जाके अपना जो डाटा है वो स्टोर कर सकते हैं। किसी भी जब भी हम चाहें उसे हम डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जहाँ से भी चाहें उसे हम एडिट कर सकते हैं, रीएडिट कर सकते हैं, या उसकी जगह को मूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ओवरऑल फैसिलिटी है कि जो मैंने अभी आपको 3 इसके वो बताए थे ऑपरेशंस के, रीड, राइट और मूव, ये 3 ऑपरेशंस जो हैं वो टेप में हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं स्टैक के लिहाज से या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिहाज से। बहुत ज़्यादा ये पावरफुल मशीन है ट्यूरिंग मशीन। यही वो मशीन है कि जो हमारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करती है, जो हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में पढ़ी थी। तो इसके बाद है टेप है कि FA प्लस टेप करें तो हमारे पास बनती है ट्यूरिंग मशीन, और FA प्लस स्टैक करें तो हमारे पास बनता है पुश डाउन ऑटोमेटा। ये आपके MCQs में भी आ सकता है।
तो टेप क्या है? इनफाइनाइट मेमोरी यूनिट। इसमें हम जितनी मर्ज़ी चाहें मेमोरी यूनिट जो है वो हम सेव कर सकते हैं। उसके बाद है इनफाइनाइट सेल्स। इसमें बहुत सारे सेल्स की सूरत में हम डाटा को स्टोर करेंगे, लेकिन ईच सेल हैज़ वन अल्फ़ाबेट के एक सेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट है वो स्टोर होगा। उसके बाद है हैज़ हेड फॉर रीडिंग, राइटिंग, मूविंग ऑपरेशन। वही मैंने आपको जो 3 ऑपरेशंस बताए थे कि ये रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और मूव भी कर सकता है। ये 3 ऑपरेशंस इसमें अज़ाफ़ी हैं जो कि मोस्ट पावरफुल हैं पिछली मशीनों की निस्बत से। तो ये थे हमारे आज के जो मेन टॉपिक्स थे। तो आज की हमारी इस वीडियो का अख्ताम हो चुका है। आप सभी मेरे लिए दुआ कीजिए और मैं आपके लिए दुआ करूँगा कि हमारे जो पेपर्स हैं वो अच्छे हो जाएं, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।